ये कहानी एक एक्सपेरिमेंट से शुरू हुई थी, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट वक्त की हदें ही पार कर गया। ऐसा लग रहा था कि कुछ सेकंड के लिए फिजिक्स ने नियम मानने से ही मना कर दिया हो। लोगों ने कहा जहाज था, फिर नहीं था। कुछ लोग वापस आए पर पूरे नहीं। सालों बाद इसी एक्सपेरिमेंट का दूसरा चैप्टर लिखा गया, जहां मशीन्स नहीं इंसानी दिमाग टेस्ट किए गए, और दुनिया ने उसे स्ट्रेंजर थिंग्स के नाम से देखा। लेकिन असली कहानी वो नहीं है जो दिखी, बल्कि वो है जो इस वीडियो के आखिर में खुलेगी। 1943 की एक शाम अमेरिका के फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड में पानी के बीचों बीच एक विशाल जहाज USS एल्ड्रिज खड़ा था। उसकी धातु की चमक शाम के आसमान में अजीब सी रोशनी फैला रही थी। चारों तरफ अफसरों की चहलकदमी, टेक्नीशियंस की भागदौड़ और उस सन्नाटे में मशीनों की गूंज, जैसे कुछ बेहद बड़ा होने वाला हो। तभी एक तेज सायरन बजा और जहाज के ऊपर से हरे नीले बिजली के गोले उठने लगे। देखते ही देखते जहाज के चारों ओर धुंध छा गई और कुछ ही पलों में पूरा जहाज गायब। न कोई शोर न लहर, बस समंदर की खाली सतह और लोगों की आंखों में वही सवाल, वो जहाज गया कहां? उस रात अमेरिका की नेवी ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसके बारे में दुनिया को अगले 10 साल तक कुछ पता ही नहीं चला। उसका नाम था द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। सरकार कहती है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन गवाह दावा करते हैं हमने अपनी आंखों से देखा। उनका कहना है कि जहाज सच में गायब हुआ और 600 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क में अचानक प्रकट हुआ। अब सवाल ये था, क्या ये टाइम ट्रैवल था? क्या जहाज किसी अदृश्य फोर्स फील्ड में खो गया था? क्या वहाँ कोई वर्म होल खुला था? या फिर अमेरिका सच में कोई ऐसा मिलिट्री टेक टेस्ट कर रहा था जिसे वो दुनिया के सामने आने नहीं देना चाहता था? विज्ञान मित्र की वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। साल 1943 वर्ल्ड वॉर 2 अपने चरम पर थी। जर्मनी ने पनडुब्बियों की मदद से अटलांटिक में तबाही मचा रखी थी। हर हफ्ते अमेरिका के सैकड़ों जहाज डुबो दिए जा रहे थे। अमेरिकी नेवी को अर्जेंटली ऐसी तकनीक चाहिए थी जो उनके जहाजों को दुश्मन के रडार से पूरी तरह गायब कर सके, और यहीं से शुरू हुआ एक सीक्रेट प्रोजेक्ट रेनबो। कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले वैज्ञानिक आइंस्टाइन्स यूनिफाइड फील्ड थियरी को एक्सपेरिमेंटली टेस्ट कर रहे थे, और उनका मानना था कि अगर आप बिजली और गुरुत्वाकर्षण के फील्ड को एक साथ कंट्रोल कर लें तो आप स्पेस और टाइम दोनों को बेंड कर सकते हैं। USS एल्ड्रिज एक 93 मीटर लंबा नेवी डिस्ट्रॉयर था, जिस पर विशाल टेस्ला कॉइल्स, भारी जनरेटर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस लगाए गए थे, ताकि पूरे जहाज के चारों ओर एक अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सके। क्रू को बताया गया था कि ये रडार से बचने का प्रयोग है, लेकिन जहाज पर मौजूद कुछ ऑफिसर्स ने बताया कि उस सेटअप के पास जाते ही उन्हें अजीब सा झनझनाहट महसूस होती, कानों में भनभनाहट गूंजती और नजरों के आगे धुंधलापन छा जाता। कई नेवी सेलर्स ने यह भी रिपोर्ट किया कि जहाज की धातु के पास जाते ही उनकी कंपस और घड़ियां खुद ब खुद रुक जाती थीं। और फिर 28 अक्टूबर 1943 रात 10 बजे सभी तैयारियां मुकम्मल थीं। कंट्रोल स्टेशन पर बैठे अफसरों ने फील्ड जनरेटर ऑन करने का आदेश दिया। शुरू के कुछ मिनट सब सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर जहाज के चारों ओर हवा में हल्का सा कंपन उठने लगा। लोहे के हिस्सों से नीली चमक फूटने लगी। उसी पल वहां से एक मर्चेंट मरीन की जहाज गुजर रही थी, जिसमें मौजूद एक आदमी ने बताया कि उस पल ऐसा लग रहा था जैसे जहाज पिघल रहा हो। कुछ ही सेकंड में एल्ड्रिज पूरी तरह गायब हो गया। उसी समय सैकड़ों किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क नॉर्फोक हार्बर के पास कुछ लोगों ने अचानक एक अजीब जहाज को चमकते हुए प्रकट होते देखा। ये दृश्य केवल कुछ क्षणों के लिए था, और फिर वह जहाज उतनी ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। फिर लगभग 6 मिनट बाद फिलाडेल्फिया में उसी जगह हवा में तेज चमक उठी और एल्ड्रिज वापस प्रकट हुआ। लेकिन जो वापस आया वह जहाज नहीं, बल्कि एक डरावनी तस्वीर थी। कई सैनिक जहाज की दीवारों में धंसे हुए मिले। उनके शरीर आधे धातु के भीतर, आधे बाहर। कुछ की आंखें पिघल चुकी थीं, कई मानसिक संतुलन खो बैठे थे। रिपोर्ट्स कहती हैं जो जिंदा बचे वे बार बार यही चीखते रहे, हम टाइम से बाहर चले गए थे, वहाँ कुछ था और कुछ तो कभी लौटे ही नहीं। फिलाडेल्फिया में एल्ड्रिज के दोबारा प्रकट होने के तुरंत बाद नेवी ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया। जो भी तकनीशियन, डॉक वर्कर्स या नौसैनिक उस समय आसपास थे, उन्हें कुछ ही घंटों के भीतर अलग अलग पूछताछ कक्षों में ले जाया गया। मेडिकल रिपोर्ट्स, जहाज की तस्वीरें और हर छोटा सा रिकॉर्ड टॉप सीक्रेट की मुहर लगाकर बंद कर दिया गया। कई क्रू मेंबर्स के परिवारों को चिट्ठियां भेजी गईं। वो एक सामान्य नौसेना प्रशिक्षण अभ्यास में मारे गए, लेकिन कोई शव नहीं लौटाया गया, न कोई अंतिम संस्कार की अनुमति दी गई। महीनों तक सब कुछ शांत रहा, पर सन्नाटा हमेशा सच को दबा नहीं पाता।
और फिर 1955 में पहली बार कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कार्लोस अलेंडे नाम का एक रहस्यमयी व्यक्ति वैज्ञानिक मॉरिस जेसप को लगातार पत्र भेजने लगा। जेसप यूएफओ रिसर्च कर रहा था और अलेंडे ने खुद को उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी बताया। उसने लिखा, मैंने अपनी आंखों से यूएसएस एल्ड्रिज को गायब होते देखा। वो सिर्फ अदृश्य नहीं हुआ था, वो वक्त और जगह दोनों छोड़ चुका था। अलेंडे ने दावा किया कि वह मर्चेंट मरीन जहाज एसएस एंड्रू फुरुसेट पर था और उसके क्रू ने एल्ड्रिज को अचानक चमक के साथ गायब होते और फिर 600 किलोमीटर दूर नॉर्फक हार्बर में क्षण भर के लिए प्रकट होते देखा। वो लिखता है, जहाज कुछ मिनटों के लिए भविष्य में था और फिर वापस लौटा। जेसप, जो एक गंभीर रिसर्चर था, इन चिट्ठियों से हैरान हो गया। उसने पत्र सरकार को सौंप दिए, लेकिन कुछ ही महीनों बाद जेसप की मौत रहस्यमयी परिस्थिति में हो गई। आधिकारिक बयान था सुइसाइड, लेकिन उसके दोस्तों का कहना था वो बहुत डरा हुआ था, जैसे कोई उसे चुप रहने पर मजबूर कर रहा हो। और जेसप की मौत ने फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट को और भी गहरा, अंधेरा और खतरनाक रंग दे दिया। तो आखिर ये एक्सपेरिमेंट उस दिन सच में हुआ था? देखिए, आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी के आखिरी 30 साल सिर्फ एक इम्पॉसिबल आइडिया के पीछे बिता दिए। आइंस्टाइन मानते थे कि इस ब्रह्मांड को कोई एक ही यूनिवर्सल फोर्स चला रहा है, एक बेहद शक्तिशाली एनर्जी जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। और आज हम उस शक्ति को 4 फंडामेंटल फोर्स के रूप में जानते हैं, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स। लेकिन आइंस्टाइन का मानना था कि ये सब अलग अलग फोर्स नहीं है, बल्कि एक ही ताकत के अलग अलग चेहरे हैं। जैसे बर्फ, पानी और भाप देखने में अलग हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ H2O के 3 रूप हैं। ठीक वैसे ही आइंस्टीन सोचते थे कि ग्रेविटी और मैग्नेटिज्म एक ही फंडामेंटल फोर्स से निकले हुए रूप हैं। इसी वजह से उन्होंने एक सिंगल इक्वेशन बनाने की कोशिश की, थियरी ऑफ एवरीथिंग, जो दिखाती कि स्पेस, टाइम, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ग्रेविटी सब एक ही यूनिफाइड फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। अगर आइंस्टाइन इसमें सफल हो जाते तो इंसान के पास ग्रेविटी को बेंड करने, लाइट को मैनिपुलेट करने और शायद वर्म होल तक बनाने की ताकत होती। लेकिन 20 साल तक कोशिश के बावजूद आइंस्टाइन इस थियरी को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन इसी बीच फिलाडेल्फिया की एक सीक्रेट नेवल लेबोरेटरी में किसी ने आइंस्टाइन के इस अधूरे आइडिया को हकीकत में बदलने की कोशिश कर दी। वहाँ के कुछ वैज्ञानिकों ने आइंस्टाइन की अधूरी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी को एक अलग दिशा में समझा। उन्होंने माना कि यदि गुरुत्वाकर्षण और मैग्नेटिज्म एक ही मूल शक्ति के रूप हैं, तो इन दोनों को मिलाकर एक बेहद शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाकर स्पेस टाइम की जियोमेट्री को मोड़ा जा सकता है। इसी सोच पर उन्होंने यूएसएस एल्ड्रिज के पूरे बाहरी ढांचे पर एक विशाल डोनट शेप EM कॉइल सिस्टम बनाया, जो चालू होने पर जहाज के चारों ओर एक घूमता हुआ हाई इंटेंसिटी फील्ड बनाता था। आइंस्टाइन ने अपनी जनरल रिलेटिविटी में एक फील्ड इक्वेशन दिया था, जहां T का मतलब एनर्जी और G का मतलब कर्वेचर होता है, यानी एनर्जी जितनी ज्यादा, स्पेस टाइम का कर्वेचर उतना ही ज्यादा। वैज्ञानिकों ने इसे ऐसे समझा कि अगर जहाज के आसपास एनर्जी डेंसिटी बहुत बढ़ा दी जाए तो स्पेस टाइम के बेंडिंग की वजह से लाइट बाहर नहीं निकल पाएगी और जहाज पूरी तरह इनविजिबल दिखेगा। इसीलिए एल्ड्रिज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स लगाए गए थे। जब फील्ड अपनी चरम तीव्रता पर पहुंचा तो जहाज के चारों ओर एक क्लोज्ड स्पेस टाइम पॉकेट बन गई, एक ऐसा बबल जहां अंदर की स्पेस बाहर की स्पेस से ज्योमेट्रिक रूप से अलग हो गई। इस बबल के बनने के बाद एल्ड्रिज की पोजीशन नॉर्मल 3 डायमेंशनल स्पेस से अनपिन हो गई, यानी जहाज अब हमारी स्पेस की कोऑर्डिनेट ग्रिड पर फिक्स नहीं रहा। लेकिन इस कोशिश में स्पेस टाइम इतना ज्यादा स्ट्रेच हो गया कि उसके टूटने का खतरा पैदा हो गया। इसे ऐसे समझिए, अगर आप रबर बैंड को 2 एजेस पर फिक्स करके बीच से नीचे खींचते हैं तो एक समय आता है जब उसमें इतना तनाव जमा हो जाता है कि वो बस टूटने वाली होती है और दोनों अपर एजेस एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। ठीक उसी तरह कुछ सेकंड के लिए वहाँ एक वर्म होल जैसी कनेक्शन बन गई, जहाँ इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फिलाडेल्फिया की स्पेस टाइम शीट का एक हिस्सा खींचकर नॉर्फक की शीट के करीब ले आया। और बस उसी एक पल में एल्ड्रिज हमारी दुनिया की नॉर्मल कोऑर्डिनेट से फिसलकर उस नए जुड़ाव वाले बिंदु पर पहुंच गया। लेकिन यह कनेक्शन स्थिर नहीं था। जैसे एक रबर बैंड को बहुत ज्यादा खींचने के बाद अचानक छोड़ दें तो वह पल भर में अपनी पुरानी स्थिति में लौट आता है, उसी तरह स्पेस टाइम भी फिलाडेल्फिया की ओरिजिनल ग्रिड पर वापस आने के लिए तेजी से रिकॉइल होने लगा। जब तक बबल बना रहा, एल्ड्रिज नॉर्फोक की कोऑर्डिनेट्स पर टिका रहा, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की ऊर्जा गिरने लगी, वह वर्म होल जैसा रास्ता टूटने लगा और अगले ही पल एल्ड्रिज फिलाडेल्फिया की स्पेस पर जबरदस्त झटके के साथ स्नैप बैक कर गया। समस्या ये थी कि बबल के अंदर मौजूद लोग अब नॉर्मल स्पेस की ग्रिड से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो चुके थे। उनके एटम्स की पोजीशंस, उनकी इंटरनल टाइमिंग और उनका फिजिकल फेज, सब कुछ स्पेस टाइम के लगातार वॉबल होने से बुरी तरह डिस्टर्ब्ड हो गया था। इसलिए जब बबल अचानक कोलैप्स हुआ और स्पेस टाइम ने जहाज को वापस अपनी जगह पर रीलॉक किया तो एल्ड्रिज तो वापस आ गया, लेकिन इंसानों के एटम्स
सही कोऑर्डिनेट पर वापस नहीं पहुंच पाए। कुछ क्रू मेंबर्स आधे जहाज के मेटल में धंस से मिले, जैसे उनके एटम्स और जहाज के एटम्स कोलैप्स के वक्त एक दूसरे में ओवरलैपिंग स्टेट में फंस गए हों। नेवी के आधिकारिक रिकॉर्ड में शायद कभी कुछ न लिखा जाए, लेकिन कहानी तो यही कहती है कि एल्ड्रिज वापस भले आ गया। उसके अंदर जो हुआ उसे समझना आज भी किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। हालांकि इस पूरे घटना को यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कुछ भी स्वीकार नहीं किया, लेकिन कई रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉन्टॉक प्रोजेक्ट नाम से एक बेहद सीक्रेट प्रोग्राम चलाया गया। यहाँ फोकस अब जहाज को गायब करने पर नहीं था, बल्कि इंसान के दिमाग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और स्पेस टाइम के इंटरेक्शन पर था। कहा जाता है कि मॉन्टॉक प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट्स ये समझना चाहते थे कि अगर एक्सट्रीम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बनाए जाएं, तो क्या इंसानी कॉन्शियसनेस को स्पेस टाइम से अलग किया जा सकता है? क्या टाइम ट्रैवल, माइंड कंट्रोल या दूसरी रियलिटी के साथ कांटेक्ट पॉसिबल है? यानी फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट में जो चीज एक्सीडेंट थी, मॉन्टॉक में उसे जानबूझकर रिपीट करने की कोशिश की गई, और यहीं से कहानी एक नई दिशा में जाती है। क्योंकि अगर आपने कभी स्ट्रेंजर थिंग्स देखी है, तो हॉकिंस लैब और अपसाइड डाउन अब सिर्फ फिक्शन नहीं लगते। सीक्रेट गवर्नमेंट लैब्स, साइकिक एक्सपेरिमेंट्स और दूसरी डिमेंशन से जुड़े पोर्टल्स का कोर आइडिया काफी हद तक मॉन्टॉक प्रोजेक्ट से इंस्पायर्ड माना जाता है। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट हो या मॉन्टॉक प्रोजेक्ट, इन सब पर कभी कोई सॉलिड ऑफिशियल प्रूफ नहीं मिलता, और शायद इसी वजह से इन्हें मिथ कह दिया जाता है। लेकिन यह भी सच है कि साइंस के इतिहास में कई आइडियाज पहले इम्पॉसिबल माने गए, फिर धीरे धीरे नॉर्मल बन गए। इसलिए सवाल ये नहीं है कि ये सब सच था या नहीं, सवाल ये है कि इंसान उस समय किस हद तक सोच रहा था और कहां तक जाने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है ये एक्सपेरिमेंट्स असफल रहे हों, हो सकता है सिर्फ आइडियाज ही रहे हों, लेकिन इतना तय है कि स्पेस टाइम, एनर्जी और रियलिटी को समझने की जिज्ञासा इंसान को बार बार ऐसी सीमाओं तक ले जाती रही है जहां फैक्ट और फिक्शन के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। और शायद यही वजह है कि ऐसी कहानियां आज भी हमें अनकंफर्टेबल नहीं बल्कि क्यूरियस बना देती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी और जानकारी के लिए विज्ञान मित्र से आज ही जुड़ें।